रितु के माता पिता को देखकर उसकी सारी सहेलियां डर के मारे दुम दबाकर भाग जाती है और फिर मुकुंद रितु को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे खूब सुनाता है। ये सब क्या नाटक चल रहा था यहाँ पर? शराब पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ कि जिस काम के लिए हम दोनों गांव जा रहे थे वो काम रद्द हो गया, वरना इस मूर्ख लड़की की ये घिनौनी नौटंकी के बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। माफ कीजिए माँ पापा, वो मैं ना। तू तो अब चुप ही बैठ। पता नहीं इतनी नालायक कैसे बन गई तू। आज से इसका बाहर जाना बंद। फोन भी ले लो इसका। इसकी सारी फालतू की सहेलियों ने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। क्या? नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी सहेली से कोई बात नहीं करूंगी, और अगर बाहर भी जाऊंगी तो केवल काम के सिलसिले में। अब मैं आपको एकदम सुधर के दिखाऊंगी। प्लीज माँ, पापा को समझाइए ना। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे एक बार तो मैं दूसरों की बेटी पर भी भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तूने आज तक जो भी बोला है उसका तूने उल्टा ही किया है। और अब से तो घर पर ही पड़ी रहेगी और घर का काम करेगी। और नंदिता, कल ही पंडित जी से मिलने जाएंगे हम और उनसे कहेंगे कि रितु के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि अब बहुत हो गया है। इसकी शादी कराकर इसे ससुराल ही भेज देंगे हम। वही जाकर ये ठीक से सुधर जाएगी। क्या? मेरी तन्वी से सारा काम नौकरानी की तरह करवा रही थी ना, फिर भी उस बेचारी ने उफ तक नहीं किया। तू तो रुक जा, तुझे तो अब मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ। और अब से इस पर 24 घंटे नजर रखना। रितु बहुत हैरान रह जाती है। फिर अगले दिन नंदिता और मुकुंद दोनों पंडित जी से मिलने जाते हैं, और तभी पंडित जी लगे हाथ मुकुंद की दोनों बेटियों की कुंडली देखते हैं। पंडित जी, हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए। हमें उसकी शादी करानी है, वो भी जल्द से जल्द। अरे बाप रे! क्या हुआ पंडित जी, आप कुंडली पढ़ते समय चौंक क्यों गए? हाँ पंडित जी, क्या बात है? देखिए, अपनी बड़ी बेटी के साथ साथ तुम्हें छोटी बेटी की भी शादी करानी होगी, वो भी आने वाले 3 महीनों के अंदर। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारी छोटी बेटी तन्वी का शादी का अभी योग है, लेकिन वो केवल आने वाले 3 महीनों तक ही सीमित है, और उसके बाद 5 सालों तक तुम दोनों उसकी शादी नहीं करा पाओगे, क्योंकि आने वाले 5 सालों में उसकी शादी के लिए अनुकूल समय भी नहीं है। और यदि आपने इन 5 सालों में उसकी शादी करा भी दी तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान! ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यही सत्य है। ठीक है पंडित जी, अगर ऐसा ही है तो हम हमारी तन्वी की शादी भी करा देंगे। आप दोनों के लिए भी अच्छे घराने के रिश्ते देखिए। ठीक है बहन जी। फिर पंडित जी दोनों के लिए अच्छे घर के रिश्ते ढूंढते हैं, और रितु की शादी अंकुर से और तन्वी की शादी पीयूष से होती है। फिर एक सुबह, हे भगवान, सुबह के 9 बज रहे हैं। पता नहीं मैं आज इतनी देर से कैसे उठ गई। आज तो पीयूष की छुट्टी है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे तो सारे काम करने ही होंगे ना। तन्वी बहुत घबरा जाती है और वो बाहर हॉल में आकर अपनी सास विभा से माफी मांगती है। अरे बहू, तू माफी क्यों मांग रही है? क्योंकि मुझे उठने में देर हो गई माँ जी, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। लेकिन कल से मैं सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम वक्त पर कर दूंगी। क्या हुआ माँ जी, आप हंस क्यों रही हो? अरे मेरी बावली बहू, इतनी सी बात के लिए तू इतना घबरा गई और हाथ जोड़कर माफी भी मांग रही है। तू देर से उठ गई, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? हम सब इंसान हैं और हमें भी थकावट होती है। देख बहू, मैं बाकी सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, और तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, इसीलिए इतना घबरा मत। इस घर में खुशी से रहे। सच में माँ जी,
धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हो। जब मैं तुझे पहली बार मिली थी ना तेरे घर पर, तभी मैं समझ गई थी कि तू कितनी प्यारी और समझदार है। और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं तुझे अपनी घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी। चल, अब जाकर नहा ले और फिर अपने काम पे लग जा और ज्यादा चिंता मत कर, ठीक है ना? जी माँ जी, आती हूँ मैं। वही दूसरी तरफ रितु के ससुराल में। ये ले बहू, ये घर की चाबियां हैं। अब मैं और तेरे पापा जी तो ज्यादातर गांव में ही रहते हैं, इसीलिए अब इस घर की बहू होने के नाते ये चाबियों का जिम्मा तेरा हुआ। शुक्रिया माँ जी। एक मिनट, इस घर की बेटी अब भी है यहाँ पर। रितु, लाओ, ये चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। इसकी सही जगह तुम्हारे पास नहीं बल्कि मेरे पास है। लेकिन दीदी, माँ जी तो। अरे करीना बेटा, अब ये इस घर की बहू है तो इसी के पास रहने देना। तो क्यों इस जिम्मेदारी को निभाकर अपना सरदर्द बढ़ा रही है? अरे माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी और इससे मुझे कोई सरदर्द भी नहीं होगा। लाओ रितु। फिर रितु वो चाबियों का गुच्छा अपनी ननद करीना को दे देती है और शादी के एक हफ्ते बाद ही रितु के सास ससुर अनामिका और यशवंत फिर से गांव चले जाते हैं। अरे रितु, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मुझे पिज्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी घर पर बना हुआ। जाओ ना, प्लीज़ बना दो मेरे लिए। ओह, लेकिन दीदी, अभी अभी तो मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, फिर अभी ये पिज्ज़ा। हाँ तो उसमें क्या हुआ? चलो अब जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा सा पिज्ज़ा बनाना, और हाँ, एक पिज्ज़ा कम तीखा बनाना, क्योंकि सौम्या जब स्कूल से आएगी तब वो भी खा लेगी। ठीक है दीदी, बना दूंगी मैं। इतना सारा खाना बनाने के बाद भी रितु को फिर से रसोई में जाकर पिज्ज़ा बनाना पड़ता है। ये मेरी ननद भी ना एक नंबर की नालायक है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। करीना रितु के पति पीयूष की सगी बड़ी बहन होती है, जिसका पति विदेश में काम करता है। इसीलिए वो अपने मायके में ही अपनी बेटी सौम्या के साथ रहती है। वाह रितु, क्या पिज्ज़ा बनाया है तुमने, है ना सौम्या? हाँ मम्मा, मामी अब तो कमाल की शेफ हो। मुझे ये पिज्ज़ा बहुत पसंद आया। थैंक यू डियर। और मुझे तो ये पिज्ज़ा और बर्गर वगैरह ही बनाना आता है, लेकिन सब्जी, दाल और रोटी वो मैं उतना अच्छे से नहीं बना पाती। कोई बात नहीं रितु, अब यहाँ ससुराल में सारे काम रोजाना करके तुम सब कुछ एकदम अच्छे से सीख जाओगी, देखना तुम। हाँ दीदी। जहाँ एक तरफ रितु को इतनी सख्त किस्म की ननद मिलती है, वही दूसरी तरफ तन्वी के ससुराल में सभी उसको खूब प्यार देते हैं। और उसकी ननद डिम्पल एक दिन उसके पास जीन्स और टॉप लेकर आती है। ये लो भाभी, क्या हर वक्त ये साड़ी में ही रहते हो आप? आज हम दोनों बाहर जाएंगे और तब आप ये जीन्स और टॉप जरूर पहनना। क्या जीन्स और टॉप? नहीं डिम्पल, मैं ये जीन्स और टॉप नहीं पहन सकती, क्योंकि मैं इस घर की बहू बन चुकी हूँ और बहुओं को ये सब पहनना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ओफो, क्या तू भी तन्वी बहू? तुझे जो पहनना है वो तो पहन सकती है, यहाँ कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं है। और हाँ, लड़की चाहे जीन्स टॉप पहने या साड़ी, उसका चरित्र तब भी अच्छा दिखेगा जब वो अपने स्वभाव और विचारों से अच्छी होगी। पहनावे से किसी को भी परखा नहीं जाता बेटा। लेकिन माँ जी, मैंने तो आज तक ये जीन्स और टॉप कभी पहना भी नहीं है, मेरी दीदी ही पहनती है ये सब। अरे बहू, अगर तूने आज तक ये नहीं पहना है तो अब पहन लेना, और जब तक तू इन्हें पहनकर नहीं देखेगी तब तक तुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज तुझ पर ज्यादा अच्छी लग रही है। और मुझे तो पूरा यकीन है भाभी कि आप जीन्स और टॉप में एकदम सुंदर लगोगी। अब जाइए, इसे पहनकर आइए। ठीक है डिम्पल,
अगर आप दोनों इतना कह रही हो तो मैं इसे पहन लेती हूँ। फिर तन्वी पहली बार जींस और टॉप पहनती है और वो उसमें बहुत खूबसूरत लगती है। वही दूसरी तरफ जब रितु अपने ससुराल में मॉडर्न कपड़े पहनती है तभी, अरे रितु, ये तुमने क्या पहना है? अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और इन कपड़ों को बदलकर साड़ी पहनो। ये तुम्हारा मायका नहीं है बल्कि ससुराल है और यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी में ही रहना होगा, समझी कि नहीं? लेकिन दीदी, आप भी तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो ना, और अगर मैंने भी ये कपड़े पहन लिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ाओ। मैं तुम्हारी बड़ी ननंद हूँ और ननंद भी सास समान होती है, इसलिए जितना कहा है उतना करो। ये मेरा मायका है और यहाँ पर मैं जो पहनना चाहती हूँ वो पहन सकती हूँ। तुम्हें उससे कोई मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब रितु को ना चाहकर भी साड़ी पहननी पड़ती है और वो अपनी ननंद से अब धीरे धीरे काफी परेशान होने लगती है। फिर रात में जब अंकुर काम से लौटकर घर आता है तब रितु उसे सब बता देती है। अब मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ रितु? दीदी मुझसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़ी है और उनके आदेश का पालन करना तो हमारा फर्ज है ना। अरे ये तुम क्या कह रहे हो अंकुर? हाँ रितु, चलो अब जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। इतना कहकर अंकुर फ्रेश होने चला जाता है। ये अंकुर भी ना अपनी ही दीदी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। मुझे तो यहाँ पर बहुत अकेला महसूस हो रहा है और मुझे तो ये लगता था कि एटलीस्ट अंकुर तो मेरी तरफ रहेगा, लेकिन ये पागल भी अपनी बहन से डरता है। फिर अगले दिन जब रितु अपना फोन देख रही होती है तभी वो सोशल मीडिया पर तन्वी का अकाउंट देखती है जिस पर उसने फोटो पोस्ट की होती है और उस फोटो को देखकर रितु एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये तो तन्वी का सोशल मीडिया आईडी है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर कब आए? और इसका तो पूरा मेकओवर ही हो चुका है और इसने तो फोटो में जीन्स और टॉप पहना है और अपनी ननन के साथ कितना मस्त पोज किया है इसने। इसकी किस्मत तो एकदम चमक उठी है। इस सीधी सादी तन्वी को तो कितना दिलदार ससुराल मिला है, लेकिन मुझ जैसी बेबाक और मॉडर्न लड़की को कितना खड़ूस और बेकार ससुराल मिला है। तन्वी की यह बदली हुई जिंदगी देखकर रितु को अपने लिए बहुत दुख होता है। फिर एक दिन, ये देखो भाभी, मैंने आपके लिए क्या लाया है। अरे ये तो कोई गिफ्ट लग रहा है। क्या है इस बॉक्स में? जब आप खोलोगे तो आपको पता चल ही जाएगा भाभी। हाँ तन्वी, जल्दी से खोलो इसे। ठीक है पीयूष। फिर जब तन्वी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तभी उसमें हीरे के झुमके होते हैं और वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो हीरे के झुमके हैं। हाँ भाभी, ये झुमके मैंने आपके लिए लाए हैं। क्या बात है डिम्पल, इसका डिजाइन तो काफी सुंदर है। हाँ डिम्पल, और ये डिजाइन तन्वी पर बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन उसे देखकर तन्वी की आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल, लेकिन इतने महंगे झुमके लाने की क्या जरूरत थी? ओफो भाभी, अब मैं आपके लिए ये सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आपको तो मैंने शादी का कोई तोहफा नहीं दिया था ना, तो आप इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ कर रख लीजिए। ये तो बहुत ही सुंदर है डिम्पल। मेरी दीदी ने भी आज तक मुझे इतना प्यार कभी नहीं दिया जितना तुमने मुझे पिछले कुछ ही दिनों में दिया है। और तुम मेरी ननद नहीं बल्कि बहन से बढ़कर हो डिम्पल। अरे क्या भाभी, आप भी, हम दोनों बहनें ही तो हैं। फिर तन्वी डिम्पल को गले लगाती है। फिर ऐसे ही एक रोज जब अंकुर और रितु दोनों रात में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होते हैं तभी करीना उन्हें रोक लेती है। अरे रुक जाओ अंकुर, सौम्या को भी अपने साथ लेकर जाओ। ये भी घर पर बैठकर बोर हो चुकी है, उतना ही बाहर तुम दोनों के साथ घूम आएगी। पर दीदी। अरे क्या परवर, चुपचाप लेकर जाओ मेरी बेटी को। हर बात में बस तुम्हें परवर ही करना होता है, बेवकूफ कहीं की। अरे दीदी,
आप चिंता मत कीजिए। चलो सौम्या, हम लोग घूमी घूमी करके आते हैं। यही मामा, मुझे ना बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम खानी है। आप दिलाओगे ना मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी सौम्या को जो भी चाहिए ना वो सब मामा दिलाएंगे। चलो। अब अंकुर और रितु को ना चाहकर भी सौम्या को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है, जिस कारण रितु को करीना पर बहुत गुस्सा आता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लानत है आप पर भाभी, अरे आप तो चोरनी निकली। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? देखिए माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलो भाभी आप। तुम्हारा झुमका यहाँ पर गिरा हुआ है, यही सबूत काफी है। देखो, मैं नहीं जानती कि ये झुमका यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मैं अपनी कमाई में खुश हूँ और मुझे आप लोगों की तरह और खास करके इस मोनिका की तरह लालच बिल्कुल नहीं है। क्या भाभी भाभी बोलकर इज्जत देती हो तो ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत कीजिए आप, समझिए ना। उम्र और रिश्ते में आप भले ही बड़ी हो, लेकिन औकात में आप मुझसे हमेशा छोटी ही रहोगी। इसीलिए आज आपने मुझसे जिस तरह बात की है ना, दोबारा वैसे बात करने की जरूरत भी मत करना। अरे मुझे तुम जैसे खोखले लोगों की इज्जत चाहिए भी नहीं। माँ जी, ये बस बातों को घुमा रही है। इसी ने आपकी अलमारी से पैसे चुराए हैं। नहीं माँ जी, मैं परी की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? और अब मैं जा रही हूँ। मेरे पास आपके साथ बहस करने के लिए फालतू का समय बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर काव्या वहां से चली जाती है। देखा ना माँ जी, कैसे मुंह चला रही थी वो। और आपके मुंह में क्या दही जम गया था क्या? अरे आपने उससे कुछ बोला क्यों नहीं? नहीं मोनिका बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन काव्या कभी भी परिधि की झूठी कसम नहीं खाएगी। उसने चोरी नहीं की होगी। हाँ मोनिका, हो सकता है कि वाकई में किसी बाहर वाले ने चोरी की हो। वैसे भी माँ रात में कमरे की खिड़की खुली रख के सोती है। शायद खिड़की से ही कोई आया होगा और वही पैसे चुरा कर गया होगा। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। आप दोनों चिंता मत करो, मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ और जब चोर पकड़ा जाएगा तो मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। मोनिका कह तो देती है, लेकिन वो कोई कंप्लेंट नहीं करती और उल्टा वो अब बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पैसे उसे फिर से मिल चुके थे। मोनिका बहू, कुछ पता चला क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन वो उस चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। माफ करना माँ जी, आपको साड़ियाँ लेने की कितनी इच्छा थी, लेकिन अब आप नहीं ले पाओगी। अरे कोई बात नहीं बहू, तू दे ही देगी ना मुझे वापस पैसे। हाँ माँ जी, अगर मेरे पास अभी होते ना तो मैं आपको जरूर दे देती। अभी पापा से थोड़े दिनों में मैं पैसे मांगूंगी। एक बार में मैं 1-2 लाख तो रुपए ले ही लूंगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। और तूने जानबूझकर थोड़ी ना किया है कुछ। अब पैसे चोरी हो गए तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। उनकी ये सारी बातें काव्या सुन लेती है। फिर अगले दिन जब काव्या ऑफिस से घर जा रही होती है तभी, अरे ये क्या, ये तो मोनिका है। ये अपनी सहेलियों के साथ इस 5 स्टार रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही है, लेकिन कल तो माँ जी से कह रही थी कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर अब ये मोहतरमा यहाँ पर क्या कर रही है? कितनी झूठी है ये। फिर घर जाने के बाद वो यामिनी को सब कुछ बताती है। क्या मोनिका, तू 5 स्टार रेस्टोरेंट में गई थी क्या? इसका मतलब तेरे पापा ने तुझे पैसे दिए हैं और तूने मुझे बताया भी नहीं। ओह,
अरे नहीं माँ जी, वो मैं अपनी सहेली की पार्टी में गई थी। उसने अपने जन्मदिन की खुशी में डिनर पार्टी रखी थी और मैंने वहां पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, आप इस बेवकूफ काव्या भाभी की बातों में मत आया करो। और आप भाभी, जरा अपने घर और बाहर के कामों पर ध्यान दे दे, यही अच्छा होगा आपके लिए। और मेरे पास आपकी जैसी गरीब सहेलियां नहीं है, सारी अमीर है, इसीलिए मेरा 5 स्टार रेस्टोरेंट में उठना बैठना होता है। देख मोनिका, मैं तेरी तरह चुगलियां नहीं करती, समझी ना? मैंने माँ जी को बस यही बताया कि मैंने तुझे वहां से बाहर निकलते हुए देखा था, और अगर तू सच में अपनी सहेली की पार्टी में गई थी तो इतना गुस्से में लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसा तो तभी होता है जब कोई इंसान झूठ बोलता है। खैर, मुझे क्या। मोनिका को काव्या पर बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ काव्या अमित को उसके पैसे लौटा देती है। अरे काव्या, अगर तुम ये पैसे नहीं भी देती तो चल जाता। नहीं चलता अमित, मैं किसी की मदद जरूर ले सकती हूँ, लेकिन कर्ज नहीं। एक बार तुम्हारा फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं यार। अच्छा सुनो ना, दरअसल आज मैं और मेरा भाई दोनों मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब भाई को कुछ जरूरी काम आ गया है, जिस कारण वो मेरे साथ नहीं आ पाएगा। तो अब दूसरी मूवी टिकट कैंसिल नहीं हो रही है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ मूवी देखने चलती तो अच्छा होता, टिकट भी इस्तेमाल हो जाती और साथ ही तुम और मैं मजे में मूवी देखकर अच्छा वक्त बिताते। अरे वाह, क्यों नहीं अमित, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जरूर आऊंगी। वैसे भी आज परी रात में सहेली के घर पर बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, तो मैं फटाफट से सारे घर के काम निपटा लूंगी और फिर आऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है काव्या, तो फिर तय रहा। फिर रात में मोनिका जब काव्या के कमरे से गुजर रही होती है, तभी उसे वो तैयार होते देखती है। हाँ अमित, बस मैं तैयार ही हो रही हूँ, तुम मुझे सीधे थिएटर के बाहर ही मिलना। हाँ पहुंच रही हूँ मैं, बाय। ये निकम्मी किसी आदमी के साथ थिएटर जा रही है। बाप रे, इसके तो कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। रुक तू, तुझे तो मैं अभी देखती हूँ। फिर काव्या बाहर जा ही रही होती है कि तभी मोनिका उसे रोक लेती है। अरे काव्या भाभी, कहाँ जा रही हो आप? क्यों, तुझसे मतलब? मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और अब कोई काम नहीं बचा है। नहीं, काम अभी तक निपटा नहीं है। मुझे मीठे में सूजी का हलवा खाना है, वो भी बना दो, और उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो। हाँ बहू, मुझे भी शीरा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मोनिका कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मुझे बाहर जाने में देरी हो सके, है ना? अरे और कितनी गिरेगी तू? बहू, ज्यादा जबान मत चला। अरे माँ जी, अब भाभी को प्रेम रोग हो गया है, अब तो इसकी जबान ऐसी ही चलती रहेगी। मतलब माँ जी, आपकी ये विधवा बहू सच सवर कर अपने नए आशिक के साथ मूवी देखने जा रही है क्या? ये तो क्या कह रही है बहू? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस मोनिका की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं जिसके साथ मूवी देखने जा रही हूँ उसका नाम अमित है और वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है और हम दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे अपनी बकवास बंद करो। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तू एक घटिया औरत हो चुकी है। छी, अरे घटिया तो तू और तेरी सोच है मोनिका। चुप, एक तो पति को खा गई और अब अय्याशियां कर रही है। ये बाहर कोई काम नहीं करने जाती माँ जी, ये तो बस आशिकी करने जाती है। काव्या बहू, तुझे हमारी नाक कटवानी है क्या? अरे किसी ने तुझे और उस आदमी को साथ में देख लिया तो क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए माँ जी,
मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। मैं और मेरे भगवान जी जानते हैं कि अमित और मेरा रिश्ता बस दोस्ती का ही रिश्ता है। बाकी नालायक लोगों को हमारे रिश्ते को नाम देना है तो देने दीजिए, मुझे उससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देकर काव्या अमित के साथ मूवी देखने जाती है और इधर मोनिका और यामिनी एक दूसरे का बस मुंह ही देखती रह जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे मोनिका, तुम मेरे लिए सोने की चेन बनवाने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? और माँ को साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे भी देने वाली थी तुम। पापा जी ने अभी तक पैसे नहीं दिए क्या तुम्हें? अरे नहीं देव, उन्होंने मुझे पैसे तो दिए हैं, लेकिन क्या मोनिका? अरे वो सर्वर डाउन हो गया है और उसके कारण वो पैसे अटक गए हैं बैंक में ही, इसीलिए मैं तुम्हें और माँ जी को पैसे नहीं दे सकती दीप। अरे बाप रे, तो अभी वो पैसे कब तक आएंगे तुम्हारे अकाउंट में? शायद 1-2 हफ्ते और लग सकते हैं। अब तुम तो जानते ही हो ना ये सर्वर इशू कैसे होता है, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकती दीप। कोई बात नहीं मोनिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे तब तुम मेरे लिए सोने की चेन बनवाना, और हाँ, माँ को भी साड़ियों के लिए पैसे जरूर देना। हाँ दीप, क्यों नहीं। काव्या दीप और मोनिका की सारी बातें सुन लेती है और उसे मोनिका पर हल्का सा शक होने लगता है। ये मोनिका तो माँ जी और देवर जी को बस आशा ही देती रहती है कि पैसे आने वाले हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन जल्दी कुछ देती भी नहीं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या ये सच में अमीर है या फिर बस अमीर होने का नाटक कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे महाकंजूस लड़की है। फिर एक रोज जब काव्या ऑफिस से घर आती है तभी वो यामिनी को मोनिका के पैरों की मालिश करते हुए देख लेती है। हे भगवान, माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? हटिए। और मोनिका, अपनी सास से अपने पैरों की मालिश करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे बददिमाग बेवकूफ औरत, जरा तो लिहाज कर बुजुर्गों का। ये तेरी सास है, एक बूढ़े व्यक्ति से ये काम करवाना तुझे शोभा भी देता है क्या? माँ जी, अपनी एक जेल कुकड़ी बहू को समझा दो, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। खबरदार काव्या बहू, जब तूने अपने मुंह से इसके लिए एक शब्द भी निकाला तो। लेकिन माँ जी, देख बहू, मैं मोनिका को अपनी बेटी मानती हूँ और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, और जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अपने काम से काम रख बहू, जाकर मेरे लिए चाय चढ़ा दे। अरे ओ काम वाली बहू, सुना नहीं क्या तूने? या फिर तेरे कानपुर में हड़ताल चल रही है? जाकर जल्दी से चाय चढ़ा दे। इस पर काव्या कुछ भी नहीं बोलती और वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। लालच के चलते माँ जी और देवर जी तो पागल हो गए हैं। अरे इन्होंने तो अपना आत्मसम्मान भी बेच दिया है। इस घर में ये जो कुछ भी चल रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर काव्या अपने फोन में अखिल की तस्वीर देखती है। अखिल, अगर आज आप यहाँ पर होते तो ये सब नहीं होता। आपके जाने के बाद सब कुछ तबाह हो गया है। एक समय पर यही घर वाले मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज वही लोग मेरे खिलाफ है अखिल। तभी वहां पर परिधि आती है और वो अपनी माँ के आंसू पोंछती है। अरे मम्मा, आप रो क्यों रही हो? चाहे आपके साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन आपकी ये परी आपके साथ हमेशा रहेगी। लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा। ऐसे ही एक दिन जब परिधि घर में खेल रही होती है तभी मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा और अपनी काम वाली जेठानी से पैसे वसूलने होंगे। ये दीप तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकालने वाली। फिर मोनिका जानबूझकर एक शोपीस गिराती है
अरे बाप रे! अरे नालायक लड़की, ये तूने क्या कर दिया? इतना महंगा शोपीस गिरा दिया तूने। लेकिन चाची, मैंने ये शोपीस नहीं गिराया है। मैं तो दूसरी तरफ खेल रही थी। पर ये अपनी चाची के साथ तमीज से बात कर। पर दादी, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? गरीब फटी चढ़ गई कि तू और तेरी माँ ने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। तुझे पता भी है कि ये शोपीस कितने रुपए का है? नहीं ना? अरे कैसे पता होगा? एक गरीब काम करने वाले की बेटी जो ठहरी। चाची, मेरी मम्मा गरीब नहीं है। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वो भी पैसे कमाती है और वो आपकी तरह झूठ नहीं बोलती। लेकिन आप तो बस मेरी मम्मा को परेशान करती रहती हो। मुझसे जबान लड़ाएगी तू? तेरी तो। मोनिका परिधि को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी वहां पर काव्या आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। मोनिका, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। हाय मोरी मैया, ये तू क्या बोल रही है लज्जो? अरे मेरी बहन, कोई भी लड़का किसी भी किन्नर के साथ इस तरह दोस्ती क्यों करेगा? हो ना हो, मुझे तो लग रहा है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। कहीं वो तुझे अपना दिल तो नहीं बैठा ना? अरे चल हट पगली। और हीरा, मैंने तुझे उस दिन भी यही कहा था और आज फिर से वही कह रही हूँ कि मैं एक किन्नर हूँ और वो एक आदमी है। मोहित जी मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे लिए जो भी करते हैं, मेरे साथ जिस तरह से बात करते हैं, वो सब केवल इंसानियत के नाते ही करते हैं और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अरे ये तेरी सोच है, लेकिन मोहित जी अलग ही लग रहे हैं। तू तो पागल ही है। छोड़, तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है। फिर एक दिन मोहित चौक में लज्जो का इंतजार करता है। लज्जो तो रोज इसी गली से होकर जाती है, तो फिर आज कहाँ पर रह गई? तभी वहां पर लज्जो आती है। अरे मोहित जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी, वो मैं आपकी राह देख रहा था। क्या? ये सब क्या हो रहा है? जब जब मैं इनसे मिलती हूँ तब ये मुझे कहते हैं कि ये मेरे ही बारे में सोच रहे हैं, मेरी ही राह देख रहे हैं। आखिर इनके मन में चल क्या रहा है? अरे क्या सोच रही है लज्जो जी? चलिए ना, वहां पर जाकर बैठते हैं और बातें करते हैं। ठीक है मोहित जी। फिर लज्जो और मोहित एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। लज्जो, आपको मैं। अरे मोहित जी, आप मुझसे यूं आप करके बात मत कीजिए। आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। खबरदार लज्जो जी, अगर आपने ऐसी बात की तो आप मुझसे बहुत बहुत ज्यादा आगे हो और आपको भी वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी इंसान को मिलती है। और सच सच बताना, आपको ये जिंदगी अच्छी लगती है क्या? आपके कोई सपने नहीं है? आपको खुली सांस लेकर जीने की इच्छा नहीं होती क्या? इच्छा तो बहुत होती है मोहित जी, सपने भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जालिम दुनिया हम जैसे किन्नरों को कुछ भी नहीं समझती। इसीलिए हमें घुट घुट कर जीना पड़ता है, मानो किसी पिंजरे में कैद पंछी की तरह। तो फिर तोड़ दीजिए ना ये पिंजरा और उड़ जाइए और कर लो अपने सपने साकार। ये सब इतना आसान नहीं है मोहित जी। मैं बचपन से अप्सरा अम्मा की छाया में पली बड़ी हूँ। अब वहीं पर मेरी दुनिया है और अब मेरी सारी इच्छाएं लगता है अगले जन्म में ही पूरी होगी। नहीं लज्जो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो आपकी सारी इच्छाएं मैं इसी जन्म में पूरी कर सकता हूँ और इसमें मैं आपका साथ दूंगा।
लेकिन क्या आप कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो? मतलब मैं आपको पढ़ने भेजूंगा और आपको एक काबिल इंसान बनाऊंगा। आप मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी हो और एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। लेकिन मोहित जी, मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? रोजाना जब तुम यहाँ वहाँ लोगों से पैसे मांगने जाती हो तो उस दौरान 1 से 2 घंटे तुम अपने लिए निकाला करो। एक प्राइवेट कोचिंग क्लास है, वहां पर जाकर तुम्हें पढ़ने मिलेगा और मैं तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखूंगा। धन्यवाद मोहित जी, मुझे हमेशा से ही पढ़ने की इच्छा थी और अब वो इच्छा पूरी होने जा रही है, वो भी आपकी बदौलत। वो क्या कहते हैं? थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम लज्जो जी। लेकिन अब उड़ने की बारी है और इस उड़ान में मैं आपका हर कदम पर साथ दूंगा। इस तरह अब मोहित रोजाना लज्जो को उस प्राइवेट कोचिंग क्लास में भेजता है जहां पर जाकर वो पढ़ाई कर पाती है। और ये सब जानकर हीरा भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, कहाँ चली? आजकल तो तेरे पाँव टिकते ही नहीं बस्ती में, बस बाहर बाहर ही रहती है। आखिर माजरा क्या है? कहीं पैसे मांगने की जगह कोई और करामती तो नहीं कर रही ना तू? ना ना अम्मा, मैं तो पैसे ही मांगने जाती हूँ। आप चाहे तो बाकी चेलों से पूछ सकती हो। हाय हाय, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से तो डरियो। अरे लज्जो, तुम कौन से इलाके में जाकर पैसे मांगती हो? मैंने तो तुम्हें कहीं देखा ही नहीं। और अगर ये इतने पैसे मांगती है तो बोलिए इसे हिसाब देने के लिए। हाँ लज्जो, रोमा बिल्कुल सही कह रही है। दिखा मुझे तेरे पैसे। वो अम्मा, वो अरे क्या वो करे जा रही है? ला ना। फिर लज्जो अपने सारे पैसे लाकर अप्सरा की झोली में डालती है और उसके बाद अप्सरा उसे गिनने लगती है। अरे सत्यानाश हो तेरा! और ये कितने कम पैसे हैं। इतने तो ये रोमा रानी एक दिन में ही कमा लेती है। देख लज्जो, मैं कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तू सिर पर चढ़कर नाचने लगे। अपनी औकात में रह और अपने काम पर ध्यान दे। ज्यादा इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? जी अम्मा, उस इलाके में मुझे ज्यादा पैसे नहीं दिए लोगों ने। अब मैं इलाका ही बदल दूंगी तो दूसरी जगह अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, चल दफा हो अब। लज्जो अब बहुत सावधानी बरत कर मोहित से मिलने जाती है। एक दिन अचानक से मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है और वो दोनों एक जगह फंस जाते हैं। हे भगवान, कितनी जोरों से बारिश हो रही है। अब हम दोनों यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? देखिए लज्जो, अब घबराइए मत, मैं हूं ना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। रास्तों की हालत तो देखिए। मोहित भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और उसके घर वाले भी, मतलब उसके माता पिता और बहन सोनल भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे मोहित का तो फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ पर रह गया। ऊपर से कितनी बारिश भी हो रही है। हे कृष्ण भगवान, मेरे मोहित की रक्षा करना। माँ पापा, आज हर जगह तूफानी बारिश के कारण रेड अलर्ट कर दिया है। जरूर भैया किसी न किसी जगह फंस गए होंगे। वही दूसरी तरफ बस्ती में भी अप्सरा को बहुत गुस्सा आता है। हो ना हो अम्मा, मुझे तो दाल में पक्का कुछ काला लग रहा है। जरूर वो कल मुही लज्जो अपने आशिक के साथ होगी। किन्नर होकर भी उसने एक आदमी को अपने वश में कर लिया है, मोहल्ले की सबसे सुंदर किन्नर जो ठहरी। आने दो उसे, कल अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नालायक करमजली, छोड़ूंगी नहीं मैं। बहुत पर निकल आए हैं उसके। रात भर वो दोनों उसी जगह अटके रहते हैं और सुबह होने पर वापस अपने घर चले जाते हैं। तभी अप्सरा लज्जो को बहुत मारती है
और उसे अब अगले 7 दिनों तक खाना ना देने की सजा देती है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में एक जगह फंस गई थी जहाँ के रास्ते बहुत खराब थे। तो मैं वहां से वापस कैसे आती? और एक कल मुही चुड़ैल। चंदा मांगने ऐसे कौन से इलाके में जाती है तू? झूठ का पिटारा खोखली डायन। आग लगे तुझे। चुप कर रोमा, इसे तो अब मैं देखूंगी। अब तू ज्यादा बाहर नहीं जाएगी, और जाएगी तो किसी न किसी किन्नर के साथ ही जाएगी, समझी कि नहीं? जी जी अम्मा। वही मोहित के घर वाले भी उसे बहुत डांटते हैं, पर वो उन्हें समझाकर मना लेता है। और इधर लज्जो भी हीरा को सारी कहानी बताती है। अरे लज्जो, ये देख, मोहित जी का ही फोन है, उठा ना। नहीं हीरा, उन्हें कह दे कि अब मैं उनसे नहीं मिल सकती। अम्मा बहुत भड़क चुकी है, और अब तो मैं बस्ती के बाहर अकेली भी नहीं जा सकती। ठीक है लज्जो। फिर हीरा मोहित का फोन कॉल उठाकर उसे सारी सच्चाई बताती है, और उसे सुनकर मोहित का भी जी घबरा जाता है। क्या? अरे ऐसे कैसे अम्मा भड़क सकती है? बारिश के मौसम में कोई फंस नहीं सकता क्या? और वो लज्जो पर इतना शक क्यों करती है? अब वो मैं सब नहीं जानती साहब, लेकिन लज्जो आपसे अब बहुत कम मिला करेगी। और वैसे भी आपका और उसका मिलना आपके लिए तो नहीं, बल्कि उसके लिए खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि अप्सरा अम्मा जितना प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा नफरत भी कर सकती है। चलो रखती हूँ मैं। इतना कहकर हीरा फोन कॉल कट कर देती है। अरे लेकिन मेरी बात तो करा दीजिए उनसे। ओह गॉड, ये अप्सरा अम्मा भी ना, बड़ी अजीब इंसान है। अब मोहित और लज्जो के बीच दूरियां आ जाती है, जिस कारण मोहित बहुत उदास रहने लगता है और उसका मन भी नहीं लगता। और इन्हीं जुदाई के पलों में उसे अपने जज्बातों का एहसास हो जाता है। हाँ, शायद यही है प्यार। प्यार कर बैठा हूं मैं लज्जो से। लज्जो, आपसे जुदा होकर मुझे अपने अंदर के जज्बातों का एहसास हुआ है, और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब मैं आपसे मिलकर आपको अपने दिल का हाल जरूर बताऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मोहित रास्ते पर हीरा से मिलता है। अरे मोहित साहब, आप यहाँ? हाँ हीरा, और अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिल गई। देखिए हीरा जी, मुझे लज्जो से मिलना है और उनसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ उन्हें लेकर आइए ना। एक आप ही हो जो हम दोनों को मिला सकती हो। पर साहब, प्लीज़ पर वर मत कीजिए और हम दोनों को मिलाइए, बस एक बार, प्लीज़ हीरा जी। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। फिर हीरा घर जाकर लज्जो को ये सारी बातें बताती है। लज्जो पहले तो मना करती है, फिर बाद में मोहित से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। बताइए मोहित जी, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? लज्जो, मैंने आपको यहाँ पर अपने दिल का हाल, अपने दिल के जज्बात बयां करने के लिए बुलाया है। क्या? हाँ लज्जो, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, लेकिन मुझे आपसे बहुत प्यार हो चुका है और अब मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा। चलिए लज्जो, मेरे साथ चलिए, छोड़ दीजिए इस नरक को और मेरा हाथ थामकर अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। चलिए। पर मोहित जी, आपको मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? मैं एक किन्नर हूँ और आप एक आदमी हो, और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आपका परिवार, मेरी अम्मा, ये लोग हमें एक साथ कभी रहने नहीं देंगे। मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है। अगर आप और मैं एक हो जाए तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं आपकी पूरी हिफाजत करूंगा, बस आप एक बार मेरा हाथ थाम लीजिए। और मैंने किसी किन्नर से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से प्यार किया है। नहीं मोहित जी, ये गलत है।
हम दोनों एक नहीं हो सकते। आप चले जाइए यहाँ से और फिर कभी मत आइए। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। अरे लज्जो, रुक जाओ लज्जो, मेरी बात तो सुनो। लज्जो वहां से चली जाती है और वो रात में मोहित के बारे में बहुत सोचती है। देख लज्जो, मैं जानती हूँ कि हम किन्नर हैं, लेकिन हर किन्नर इतनी नसीब वाली नहीं होती। और अगर तेरे नसीब में इतनी सारी खुशियाँ लिखी है तो जा, उन्हें अपने गले लगा ले। समाज के बारे में इतना मत सोच। पर हीरा, सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं अम्मा को धोखा नहीं दे सकती। अरे अम्मा से बड़ी धोखेबाज इंसान और कोई नहीं है। अगर तू अम्मा के साथ रहेगी तो हमेशा दर्द सहती रहेगी। जा लज्जो, एक किन्नर की जिंदगी श्राप से कम नहीं होती। जा, इस श्राप भरी जिंदगी से आजाद कर दे खुद को। मोहित साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे पहले दिन से ही पता था कि वो तुझे बहुत चाहते हैं। हीरा की बात सुनकर लज्जो वहां से भागने का फैसला करती है और वो मोहित से मिलने के लिए मंदिर चली जाती है। मोहित जी, मुझे जिंदगी में कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला, इतनी इज्जत भी कभी नहीं मिली जितने की आपने दी है। और आज मैं अपने आप को उस पिंजरे से आजाद करके आपके पास आई हूँ और अब मैं आपके साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ मोहित जी। मुझे पता था लज्जो कि आप जरूर आओगी और मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। फिर लज्जो और मोहित भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद मोहित लज्जो को अपने घर लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बताता है कि लज्जो एक किन्नर है, वैसे ही उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या बेशरम आदमी, तूने एक किन्नर से शादी की है? भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे शहर की कितनी खूबसूरत लड़कियां मरती है आप पर, और आपने एक किन्नर से शादी कर ली। कुछ गलत नहीं किया है मैंने। प्यार सिर्फ आदमी और औरत में नहीं होता। प्यार तो दो लोगों की आत्माओं का मिलन होता है, शरीर या लिंग का नहीं। बिल्कुल सही कहा तूने बेटा। सोनल, राजदीप जी, आप दोनों भले ही ना करो, लेकिन मैं अपनी बहू का स्वागत जरूर करूंगी, फिर चाहे वो किन्नर ही क्यों ना हो। क्या? अब आगे इस कहानी में क्या होगा, शादी के बाद कैसे बदलेगी लज्जो और मोहित की जिंदगी, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें